माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ ज़रूरी क्यों है। वाई किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के वैसे 2 लॉज है, एक करंट लॉ है एंड एक वोल्टेज लॉ है, लेकिन दोनों का यूज़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें पता है, आप लोग अभी तक स्टडी करते आए कि अगर हम 2 रेजिस्टेंस या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो वो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट की है तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट करो। पैरेलल में मतलब ऐसे एक के नीचे एक, सबका एक टर्मिनल एक जगह, दूसरा टर्मिनल एक जगह, एंड देन उसको हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, राइट। अगर ऐसे कनेक्शंस हो तो ऐसे कनेक्शंस के लिए हम लोग करंट भी इजीली निकाल सकते हैं। वोल्टेज अगर पता नहीं होगा बैटरी का, सेल का, वी अगर पता नहीं होगा उसको भी इजीली निकाल सकते हैं। बीच में कोई रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे कनेक्शंस हो तो उनका हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम लोग रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो मैं आपको सर्किट बताती हूँ, वो सर्किट का रेजिस्टेंस और अगर करंट निकालना है तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मानो ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, एक ऐसा लूप है, ये एक लूप है और यहाँ पे भी एक लूप है। कुछ इस प्रकार कनेक्शन है और इसको हमने बैटरी कनेक्ट की है। तो ऐसे कनेक्शंस के लिए हमें सीरीज एंड पैरेलल का यूज़ करके निकालना इम्पॉसिबल होता है। या मान लो एक या एक से ज़्यादा बैटरीज हैं, मतलब यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ से एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, यहाँ से एक है, आगे और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की है, सेल कनेक्ट की है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स अगर होंगे तो इनका रेजिस्टर हमें निकालना या फिर करंट निकालना या फिर वोल्टेज निकालना, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसके लिए किरचॉफ ने बहुत ही ईजी वे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का करंट, रेजिस्टर या फिर वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग स्टडी करेंगे एंड देन मेन लॉज जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, किरचॉफ्स लॉज। बच्चों, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करने से पहले उसमें जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। जस्ट लाइक द जंक्शन, लूप, ब्रांच क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जंक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक सर्किट बताती हूँ, उसका यूज़ करके मैं आपको जंक्शन बताऊंगी। देखो बच्चों, ये सर्किट में हम देखेंगे कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है टू और मोर वायर्स और टू और मोर कंडक्टर्स बोल सकते हैं। टू और मोर कंडक्टर्स बोलो या फिर वायर्स बोलो। टू और मोर कंडक्टर्स और वायर्स आर जॉइंड टुगेदर। टू और मोर कंडक्टर्स और वायर्स आर जॉइंड टुगेदर कॉल्ड एज जंक्शन। डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी बुक में दी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो। कॉल्ड एज जंक्शन। देखो, टू और मोर, अभी यहाँ 2 नहीं 3 ही होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि 2 को जंक्शन नहीं बोला जाता। कैसे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे 2 वायर्स है, 2 कंडक्टिंग वायर्स, बट यहाँ 3 ही करो, क्योंकि इसको वो जंक्शन नहीं बोल रहे, तो आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो C पॉइंट है, यहाँ से एक वायर जा रही है, यहाँ से वही वायर कंटिन्यू हो रही है, तो इस C पॉइंट को हम लोग नोड बोलेंगे। ऐसे पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। इस A पॉइंट के यहाँ पे देखो, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, 3 कंडक्टिंग वायर्स एक दूसरे के ज्वाइन किए हैं, वो पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे जंक्शन। मतलब 2 और 3 और मोर वायर्स ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे भी देखो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यहाँ 3 वायर्स है, मतलब ये जंक्शन होगा। देन ये जंक्शन नहीं होगा, यहाँ 2 ही वायर्स है, तो ये नोड होगा, ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा। मतलब इस पूरे लूप में, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे नेटवर्क में 2 ही जंक्शन है, जंक्शन A एंड जंक्शन B। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जंक्शन। 3 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर कॉल्ड एज जंक्शन। उसके बाद बात करते हैं लूप की। लूप का मतलब क्या होता है, लूप की डेफिनेशन पहले बताती हूँ। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क कॉल्ड एज लूप। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ A C D B A, ये एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, राइट ना। ऐसे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से आने के बाद यहाँ तक क्लोज हो रहा है, तो ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है। तो ये 1 लूप हो गया। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ A C D B, वापिस A से लेके A तक वापिस आए हम लोग, तो ये क्लोज पाथ हो गया। सिमिलरली इस साइड में देखो, A B F E A, A B F E A, तो ये भी एक क्लोज लूप हो गया। तो ये एक लूप, इसको ऐसे जाना है, ये दूसरा लूप, ये 2 लूप्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इसको कहा जाता है लूप। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क कॉल्ड एज लूप। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या होता है, देखो बताती हूँ मैं आपको। ब्रांच मतलब एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क that lies between 2 junctions। मतलब नेटवर्क का कोई भी पार्ट जो 2 जंक्शन के बीच में लाई कर रहा है। ओके, जैसे कि ये 2 जंक्शन से A एंड B, ये 2 जंक्शन के बीच में कौन सा पार्ट लाई कर रहा है, ये वाला।
तो ACDB ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच। ओके, ACDB, B एक जंक्शन है, A एक जंक्शन है, दोनों के बीच में ये पार्ट लाई कर रहा है तो ये एक ब्रांच हो गई। सिमिलरली AEFB ये भी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। सिमिलरली AB ये भी एक ब्रांच हो गई क्योंकि ये भी दो जंक्शन के बीच में लाई कर रहा है। ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई। जो दो जंक्शन के बीच में लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे 3 वर्ड्स हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी किए हैं। अब जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो नेसेसरी नहीं है कि लूप में आप ऐसे ही जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको साइन कन्वेंशंस ठीक से याद रखने होंगे, मैं बताऊंगी कैसे याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऐसे जाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चॉइस करो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चॉइस करो, डिपेंड्स ऑन यू। या 2 लूप है, दोनों के लिए नेसेसरी नहीं है कि दोनों के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना है, दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, आप कैसे भी जा सकते हो, बस साइन कन्वेंशंस आपको प्रॉपरली फॉलो करने होंगे। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स तब आपको बराबर समझ में आएगा। ओके, बस अभी इतना याद रखो, जंक्शन कहा जाता है जहां 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स एक दूसरे को टच हो रही है, जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स एक दूसरे को टच हो रही है। जहाँ 2 वायर्स है उनको हम नोड कहेंगे, इसको हम जंक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लूप, लूप मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, मतलब वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाओ, राइट ना, उसको हम कहेंगे लूप। देन ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है कि 2 जंक्शंस के बीच में जो पार्ट आता है उसको हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। देखो बच्चों, किरचॉफ्स के 2 लॉज हैं। पहला लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसी को कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो उसको जंक्शन लॉ भी कहा है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ। आपको बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस फेनोमेनॉन, किस नेचुरल फेनोमेनॉन के ऊपर बेस्ड करता है, मतलब कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। तो याद रखो बच्चों, ये जो फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज कंजर्व हो रहे, चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, चार्ज प्रोड्यूस भी नहीं होते, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, एक जंक्शन से एक वायर से दूसरी वायर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होते। चार्ज वही होते, जितने इनिशियल चार्ज थे उतने ही फाइनल चार्ज। कैसे आपको समझ में आएगा जब हम लॉ पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत बार आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, नीचे अलग अलग चार्जेस, नीचे अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए होते हैं और आपको एक ऑप्शन उसमें से चॉइस करना है। तो याद रखो, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ है क्या। इसको करंट लॉ कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा एक करंट के ऊपर। मान लो हम यहाँ पे एक जंक्शन लेते हैं, मान लो एक पी जंक्शन है, इस पी जंक्शन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से वायर्स आ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जंक्शन हम किसको कहते हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा 3 या मोर वायर्स एक दूसरे को कंबाइन हो रहे, जिस पॉइंट पे कंबाइन हो रहे उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है ऐसे, और कुछ करंट जा रहा है, कहीं पे करंट आ रहा है, कहीं पे करंट जा रहा है, एरोस आपको शो करिए। तो यहाँ पे ये है I1, ये I2, ये I3, ये I4, I5, I6, I7। तो देखो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट जाएगा। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, करंट लीविंग। इसका स्टेटमेंट मैं बाद में बताऊंगी। किरचॉफ ने कहा था कि जितना करंट इसके अंदर, इस जंक्शन के अंदर आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू होता है करंट लीविंग। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। इसका मतलब क्या कि इनकी सम हमें करनी होगी।
करंट कितना आ रहा है देखो, I1 आ रहा है प्लस I2 प्लस I3 प्लस और कौन, ये I7 भी एंटर ही हो रहा है, I7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, I4 प्लस I5 प्लस I6। ओके, मतलब जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। इसको हम अलग तरीके से और स्टेट कर सकते हैं, कैसे देखो, अगर मैं इस I4 को उधर शिफ्ट करूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इनको हमने प्लस साइन दिया है क्योंकि ये एंटर हो रहे, इनको हमने माइनस साइन दिया है क्योंकि ये लीव कर रहे। समझ में आ रहा है, एंटरिंग को हम प्लस साइन देंगे, लीविंग को हम माइनस साइन देंगे। इसका मतलब अगर मैं इसकी अलजेब्रिक सम करूं, इन सब की अलजेब्रिक सम करूं और उसको कॉमन नाम दे दूं आई बोल दूं, तो आई कहां से कहां तक है, आई इज इक्वल टू 1 to 7, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इन सब की सम हमें कितनी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ्स लॉ को हम दो तरीके से स्टेट कर सकते हैं। फर्स्ट कैसे स्टेट कर सकते हैं, the algebraic sum of current entering to the junction is always equal to the algebraic sum of current leaving to the junction। इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टेट कर सकते हैं the algebraic sum of the currents at a junction is 0 in an electrical network। the algebraic sum of the current at a junction is equal to 0 in an electric current। ऐसे भी आप लोग इसको स्टेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड इसको साइन कन्वेंशंस कैसे रहेंगे, याद रखो हमेशा साइन कन्वेंशंस भी आपको पूछे जाते हैं। साइन कन्वेंशंस में अभी मैंने यूज भी किया है, तो वही आपको वर्डिंग में लिखना है। क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट, जो करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग या फिर अराइविंग टू द जंक्शन, करंट अराइविंग टू द जंक्शन, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसको हम यूज करने वाले हैं आगे जाके, इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। और दूसरा, जहां पे करंट लीव करता है, लिविंग द जंक्शन, करंट लिविंग द जंक्शन, उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जहां करंट एंटर करेगा जंक्शन में उसको हम पॉजिटिव लेने वाले हैं, जहां लीव करेगा उसको हम निगेटिव लेने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग, या फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन तो होते हैं, जहां करंट अराइव होता है या फिर एंटर करता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, करंट जब लीव करता है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसी को कहा जाता है करंट लॉ, इसी को कहा जाता है जंक्शन लॉ, विच इज बेस्ड ऑन, देखो अब ये प्रूव हो रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज यहाँ पे एंटर हुआ था उतना ही लीव हुआ, मतलब चार्ज चेंजिंग कुछ भी नहीं है। चेंज ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, 0। मतलब चार्ज जितना एंटर हुआ था, इसको चेंज को हम क्या कैसे लिखते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज है, जितना फाइनल था उतना ही इनिशियल है। तो इन दोनों में चेंज कितना रहेगा, सपोज मान लो 10 कूलम चार्ज एंटर हुआ था तो 10 कूलम लीव भी हो रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब चार्ज यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज इज कंजर्व्ड हियर। ओके, क्योंकि करंट इसके ऊपर डिपेंड करता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये डेफिनेशन हमने 11th में ही स्टडी की। तो क्यू अपॉन टी मतलब चार्ज अपॉन यूनिट टाइम, तो चार्ज जितना है उतना ही करंट रहेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है करंट, राइट ना। दैट मीन्स चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स चार्ज इज कंजर्व हियर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर किरचॉफ्स लॉ बेस्ड करता है। ओके, सेकेंड है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, वोल्टेज लॉ और लूफ थ्योरम। देखो जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट होता है, उसी तरह ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी है। ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, लॉ स्टेट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो अब इसका स्टेटमेंट क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसको सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, जितना वोल्टेज गेन हुआ है उतना वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। देखो कैसे एक सर्किट समझते हैं। मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पे 2 रेजिस्टर है, एक बैटरी है। ओके, अब ये रेजिस्टर R1 मान लो, ये R2 मान लो, करंट यहाँ से पास हो रहा है ऐसे, I करंट पास हो रहा है, ये बैटरी का EMF है E। ओके, अब ये बैटरी जो है, ये बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज गेन करती है, और ये जो रेजिस्टर है वो यूज करके, वो बैटरी का पोटेंशियल यूज करके फिर करंट फ्लो करता है, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आपको वोल्टेज ड्रॉप का मिलेगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, E। या फिर इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ दिस टू, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका वोल्टेज गेन कितना रहेगा, देखो इस बैटरी का जो EMF है वो आपका वोल्टेज गेन है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहेगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या है इसका, इसके अक्रॉस मान लो सपोज V1 जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो इसको हम V1 लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। इसके अक्रॉस V2 जितना वोल्टेज ड्रॉप है तो इसको V2 लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2। अब इसके साइन कन्वेंशंस क्या लेने बताती हूँ, बट फिलहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ पे जितना वोल्टेज गेन हो रहा है, बैटरी वोल्टेज गेन करती है, कोई भी डिवाइस हो, चाहे कैपेसिटर कौन सा भी डिवाइस हो, वो हमेशा क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ड्रॉप करता है मतलब क्या, वोल्टेज यूज करके वो करंट फ्लो करता है, इसलिए उसको वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। तो ये रेजिस्टर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप करेगा एंड बैटरी वोल्टेज गेन करेगी। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ है। या फिर इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है, द अलजेब्रिक सम, ये वाला स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द, ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, फोर्स हो या फोर्सेस हो, क्योंकि एक बैटरी नहीं, बहुत सारी बैटरीज भी हो सकती है। यहाँ पे और एक बैटरी हम लगा दें तो ये भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही हो गया। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, इसमें E1 प्लस E2 होगा। इसको E1 नाम दे दो, इसको E2 नाम दे दो, दोनों की एडिशन, तो दोनों वोल्टेज गेन ही करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी क्लोज्ड लूप should be closed is 0। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर सेकेंड लॉ बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे जितनी एनर्जी हम एंटर कर रहे हैं, जितनी एनर्जी यहाँ पे एंटर हो रही है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। मान लो इट इज इनिशियल वोल्टेज और ये फाइनल वोल्टेज है, तो इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू फाइनल वोल्टेज मिल रहा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल आपको मिल रहा है क्या, नहीं, 0। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट द चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये ही 0 मिल रहा है आपको, डेल्टा V 0 मिल रहा है, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा W इज इक्वल टू, ये Q इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी, इसको हम एनर्जी कहते हैं, डेल्टा U से भी हम डिनोट करते हैं। तो अगर डेल्टा W आपको 0 मिल रहा है, मतलब डेल्टा U 0 मिल रहा है, डेल्टा U मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अगर ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया। अब इसके साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताती हूँ, इसको पहले रफ करते हैं, चाहे तो आपको इसको नोट डाउन कर लो, इसको रफ करके साइन कन्वेंशंस बताती हूँ।
देखो बच्चों, इसके साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करने ही वाले हैं। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आपको पूरा आंसर गलत मिलेगा। देखो, सबसे पहले हमारे सर्किट में कितने कंपोनेंट्स हैं? एक सेल है एंड दूसरा रेजिस्टर है। दोनों का मैं आपको बताती हूँ। मान लो सेल ये है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हम लूप कौन सा भी चॉइस कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आपका लूप इस डायरेक्शन में है एंड बैटरी का पॉजिटिव पहले आ रहा है। देखो अभी अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो बैटरी का पहले पॉजिटिव आता है एंड देन निगेटिव आता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसके लिए निगेटिव साइन लेंगे। आया समझ में? पहले पॉजिटिव है तो हम निगेटिव साइन लेंगे, और अगर हम उल्टा जा रहे हैं, इस लूप से जा रहे हैं, मतलब पहले निगेटिव आता है उसके बाद पॉजिटिव, तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे। समझ में आया? अगर हम ऐसे जा रहे हैं, पहले बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है तो हम निगेटिव साइन लेंगे। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो पहले बैटरी का निगेटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव, उल्टा लेना है आपको। रेजिस्टर में क्या होगा? देखो, रेजिस्टर के लिए करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है और ये रेजिस्टर है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन से अगर हम जा रहे हैं तो हम निगेटिव साइन लेंगे। और करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। समझ में आया? करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव। क्योंकि करंट फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव होता है ना। तो करंट इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे इसके जैसे ही बिहेव कर रहा है। देखो, आई पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हम साइन लेंगे निगेटिव। और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन लेंगे पॉजिटिव। ओके, याद कैसे रखोगे? बस ऐसे याद रखो। सेल के लिए अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। इतने दो सेंटेंस याद रखो। सेल के लिए हम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। एंड रेजिस्टर के लिए अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लेंगे पॉजिटिव। समझ में आया? सेल के लिए अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव, और रेजिस्टर के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट हम लेंगे पॉजिटिव। बस ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखो। ओके, सेम के लिए निगेटिव, अपोजिट के लिए पॉजिटिव। दोनों के लिए पॉजिटिव का भी रख लेना है, निगेटिव अपने आप आएगा। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक सर्किट बताती हूँ, उसके ऊपर से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करो ही। अगर नहीं आता है तो बार बार वीडियो देखो, मुझे पूछो। नहीं आता तो प्रैक्टिस करो, लेकिन अंडरस्टैंड करके ही छोड़ो, क्योंकि इसके सिवाय आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही नहीं आएंगे। बस साइन आपको करेक्ट करना है, तभी आप प्लस माइनस अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं आने वाला इसमें। समझ में आया? देखो, इस सर्किट के लिए मैं आपको साइन कन्वेंशंस बताती हूँ, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो, अब यहाँ पे दो लूप फॉर्म हो रहे, ये एक लूप है, ये एक लूप है, क्लोज लूप, राइट। दो जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। दो बैटरीज है, E1 E2, एंड टोटल 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करंट की डायरेक्शन देखो। हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टू। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। मान लो I1 जितना करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जाने के बाद ये बैटरी से समझ लो यहाँ से I2 जितना करंट स्टार्ट होगा। ये बैटरी से पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे करंट फ्लो होगा, ये बैटरी से पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे करंट फ्लो होगा। ये दोनों करंट यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आने के बाद दोनों कंबाइन हो गए तो ये बनेगा I3। मतलब यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ से वापस वो I2 फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो हमें साइन कन्वेंशंस लेने हैं। तो चाहे आप कौन सा भी लूप, मान लो मैंने ये लूप चॉइस किया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो या फिर क्लॉकवाइज लो, डिपेंड्स ऑन यू। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी। दोनों के लिए अलग अलग लूप भी आप ले सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग पाथ भी आप ले सकते हो। तो मान लो मैं A B F
G ऐसे गई, ठीक है। कौन सा लूप लिया मैंने पहले, लूप A B F G एंड अगेन A, क्लोज लूप चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। A B F G A, वापस मैं यहाँ पे गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला है, करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन से हम जा रहे हैं, लूप की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन भी एक ही है तो हम लेंगे निगेटिव, अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव, राइट ना। तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में, दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों का झगड़ा होगा मतलब निगेटिव, -I1 R1 है ना। करंट का और हमारा टेढ़ा है, मान लो दोनों साथ साथ चलेंगे तो झगड़ा होगा मतलब निगेटिव। तो यहाँ से आए हम लोग, यहाँ पे आने के बाद हम इधर घूम गए। अभी यहाँ पे करंट कितना है, I3, ये भी हमारे साथ ही है, करंट का और हमारा टेढ़ा मतलब -I3 R5, ओके, I3 R5। आगे जाने के बाद हम इधर गए, इधर जाने के बाद ये भी सेम डायरेक्शन, यहाँ पे आएगा -I3 R3। इधर गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले निगेटिव और देन क्या है, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला है, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पहले कौन आ रहा है, निगेटिव और हम पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे +E1 रहेगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पहले होता तो हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव पहले है तो पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे = हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब देखो एंटरिंग करंट, लिविंग करंट, दोनों भी लॉज हमने यूज करके यहाँ पे ये इक्वेशन बनाया है, और फिर इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको ऐसे साइन कन्वेंशन में। अभी इसकी बात करते हैं। मान लो इसके लिए हम उल्टा लूप ले लें ऐसे, ठीक है। कौन सा लूप, लूप कहाँ से स्टार्ट करें, ई से, सी से स्टार्ट करते हैं, C B F D C। देखो ऐसे जा रहे उसी डायरेक्शन से, मतलब यहाँ पे -I2 R2 आएगा। आगे चले उसी डायरेक्शन से, करंट का और हमारा नहीं जमता, यहाँ पे भी करंट उसी डायरेक्शन में है, -I3 R5, झगड़ा हो गया। वापस यहाँ से गए I2 R4, माइनस ही आएगा, सेम डायरेक्शन में है। एंड देन यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, निगेटिव, तो हम लेंगे पॉजिटिव, ओके, =0। समझ में आए। तो ऐसे दो इक्वेशंस का यूज करके हम लोग, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर E1 क्या बनेगा, E1 वोल्टेज गेन है और ये सभी वोल्टेज ड्रॉप है, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I3 R3, ओके। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज गेन वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलरली यहाँ पे भी E2 क्या बन रहा है, I2 R2 प्लस I3 R5 प्लस I2 R4, मतलब जितना वोल्टेज गेन हुआ उतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। समझ में आया। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो किरचॉफ्स के दोनों लॉज के बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। किरचॉफ्स लॉ होते क्या है, उनके साइन कन्वेंशंस एंड एवरीथिंग, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर। न्यूमेरिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी किया, बट इसका न्यूमेरिकल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस लॉ इज यूजफुल फॉर AC एज वेल एज DC। तो इसका आंसर है येस, इट इज यूजफुल फॉर AC एज वेल एज DC, दोनों के लिए। AC के दोनों लॉज AC एंड DC के लिए यूजफुल है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी सभी टॉपिक्स जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया उसको ठीक से अच्छे से लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, एंड देन हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।